अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं ओसाफ रमज़ान और मैं हूं हसैन लियाकत। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और ख़वातीन और हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोग्राम करेंगे। वैसे तो हम आपकी नात खां से मुलाकात भी करवाते हैं, उलमा इकराम भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ होने वाला है क्योंकि सियासत में थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, काफ़ी अरसे से चल रही है। पीटीआई जाएगी या नहीं, क्योंकि रमज़ान आया तो हमें लगा कि शायद कुछ मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन शायद नहीं हल हो रहे। तो लेकिन आज ये भी किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं, लेकिन आज ये भी थोड़े से दीनी लग रहे हैं। इस गेटअप में बैठे हैं माशाल्लाह से हमारी रमजान ट्रांसमिशन में जनाब फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हम रमजान के हवाले से सवाल करेंगे, कैसा जा रहा है रमजान? रमज़ान बिल्कुल ठीक जा रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान जो है हमारा साल में एक ऐसा महीना है जिसमें जो है हमारी बॉडी की जो है जिस्म की ज़कात भी निकलती है। तो हम तो क्योंकि ज़िम्मेदार लोग हैं तो हमारे घरों पे तो रमज़ान जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, छोटे बड़े जो है। तो बच्चे भी जो है इसी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर रहे हैं। देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले तो देखना ये कि एजेंडा क्या है। हुकूमत इस वक्त जो है वो हर महाज पे नाकाम नज़र आती है और जिस तरह से ये एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है, इस पे पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला किया गया है, पाकिस्तान की अवाम जो है उस पे हमला किया गया है, शहदा हैं हमारे। इस चीज़ का तयन भी करना होगा कि ये जो हादसात होते हैं, हम इन हादसात की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। हम इनको हिब्बुल वतनी की चादर में लपेट देते हैं, हम इनको बहुत सारी दूसरे जो है चीज़ों में लपेट देते हैं। अब ये डिमांड करती है ये चीज़ कि इतने बड़े सानहे की जो सिक्योरिटी फेलियर्स हुए हैं उसकी तहकीकात की जाए, क्योंकि इसके बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो रिकॉर्ड पे है कि उनको इनकी पेशगी इतला नहीं थी। और वहाँ पे जिस तरह किस्म की बॉर्डर की सिचुएशन है, BLA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, उनको बैरूनी फंडिंग है, लेकिन ऑपरेट तो पाकिस्तान में हो रही हैं। तो कैसे हो रही हैं? हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जिनकी रिस्पेक्टिव एजेंसीज जिनका काम है, उनका ये फेलियर क्यों हुआ? तो इस पे शाय अवे नहीं करना चाहिए। इस पे हम जो हैं, मैंने देखा है कि ये बतौर पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ कि हम एक पार्टी को मतलब तहरीक इंसाफ को ब्लेम शेम करना शुरू कर दिया। तो आपके ऊपर बहुत हो रहा है। मैंने यही अर्ज़ किया कि मैंने उनसे ये कहा कि आप 20 वो अकाउंट दिखा दें जो कि हमारे ऑफिस होल्डर्स के हों या ऑफिशियल हों, जिससे कोई ऐसी बात हो। तो अगर आप कोई भी अकाउंट उठा के हमारे नाम पे लगा देंगे तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। इससे मतलब ये है कि आप असल चीज़ से तवज्जो हटाना चाहते हैं और असल चीज़ से तवज्जो नहीं हट सकती। और APC सिर्फ बुलानी तो नहीं है ना जी, वो तो अगर आप इजलास PM हाउस में कर लें, अगर उसमें नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब नहीं बैठे होंगे तो उसकी सियासी अहमियत और वक़्त नहीं होगी। So true। और इस चीज़ को अगर आपने इफेक्टिव बनाना है और आपको अवाम में क्योंकि कोई भी जंग जो है फ़ौज लड़ती है, लेकिन फ़ौज के पीछे एक फ़ौज होती है जिसको अवाम कहते हैं। बिल्कुल। तो अवाम के जो उमंगे हैं, आप उनको सरपास करके, सप्रेस करके ये कहें कि सिर्फ वफादारी की आप कहें कि जी हम जो मर्ज़ी करें, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे कुछ गैप्स हैं, पॉलिसी को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट को रिवाइज़ करना पड़ेगा। हुकूमत वक्त जो है वो शायद अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को किस तरह से आगे बढ़ाना है ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे मुल्क सफ़र हो रहा है। तो साहब वो कौन कौन से गैप्स हैं? देखिए, आप इतनी बड़ी जंग फ़ौज लड़ रही है, शहादतें हो रही हैं, लड़के शहादतें दे रहे हैं और पुलिस के भी ज़्यादा ख़राब हो। तो इससे आपको जो बैकिंग है जैसी होनी चाहिए, जो यकजहती होनी चाहिए, कौमी यकजहती, वो नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन हो, सियासत में मुदाखलत हो, जब तक आप आइनी इदाराकार में वापस नहीं जाएंगे। आपने ओवरलैप कर लिया है, इस वक्त पार्लियामेंट सब्सर्विएंट है, अदलिया के ऊपर भी इंतज़ामिया का एग्जीक्यूटिव का कब्जा हो गया है 26वीं तरमीम के बाद, और बजाय कि अदलिया को ज़्यादा इफेक्टिव किया जाता, उनकी इफेक्टिवनेस को कटेल कर दिया गया है, कम कर दिया गया। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको गौर करने की जरूरत। फिर मुल्क में दहशत गर्दी उस वक्त तक कटेल नहीं होगी जब तक
तमाम सियासी जमातों के बैकिंग नहीं होगी आपको। फिर अवाम की बहुत बड़ी तादाद है जो तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली ज़्यादतियों के ऊपर नाला है, नाराज़ है। लोगों के चारदीवारी के तकद्दुस पामाल किए गए हैं। लोगों के ख़ातीन के साथ, स्पेशली जो हमारी ख़ातीन वर्कर्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। अब मुल्क में इंसाफ की फ्राहमी आदम फ्राहमी है। मुल्क में इंसाफ का जो निज़ाम है। चौधरी साहब, सॉरी टू कट यू, यहाँ पर आपने तमाम गैप्स का तो जिक्र किया है, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे कि हम आप लोगों के पास जाएंगे लेकिन गैर मशरूत शिरकत के लिए। बैरिस्टर गौर का भी ये बयान था, वो भी यही कह रहे थे कि हम आएंगे। खान साहब ने कहा है कि अगर मुल्क की बात है तो हम सब मिलकर बैठेंगे। तो फिर क्या आप लोग नथी करेंगे इमरान खान की शमूलियत, या फिर? देखिए, बात यह है कि इस पर किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए। यहाँ पे कानूनी तरीक़ेकार होते हैं जिसमें खान साहब की शमूलियत जो है वो कोई ऐसा अमरमाने नहीं है, एग्जेक्टिव है। पूरी दुनिया में मामलात को किया जाता है। अगर आप इमरान खान साहब को ओपन कोर्ट्स में पेश करें तो शायद ये कन्फ्यूजन नहीं हो, और क्योंकि बहुत ज़्यादा तबका, बहुत ज़्यादा लोग उनकी बात पे यकीन करते हैं, तो आपको ये बात जो जेल में रखना, जो उनकी मुलाकातों पे पाबंदी लगाना, इस किस्म की सिलसिलों से फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा फैलती है। तो इशू ये है कि इस वक्त ज़िद जो है हुकूमत को नहीं करनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं करनी चाहिए। और इस वक्त अगर आप बाहम एक कौम में होना चाहते हैं और कौम बन के एक चैलेंज से निबर्द आज़मा होना चाहते हैं, तो फिर आपको हक़ाइक़ को तस्लीम करके चलना पड़ेगा। गौहर खान मेरा बहुत ही मोहतरम दोस्त है, लेकिन ये बात अया है कि गौहर समेत तमाम लीडरशिप उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितने इमरान खान साहब हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, उसका सिंपथाइजर, उसका वोटर, उसका सपोर्टर अगर किसी की तरफ देखता है तो इमरान खान साहब की ज़ात की तरफ देखता है। ये सारी पार्टीज़ के साथ है। अगर नवाज शरीफ की पार्टी की भी बात की जाए तो मियाँ साहब की तरफ ही देखा जाता है। नहीं, उसमें तो ये है ना सर कि उसमें क्योंकि उनके भाई हैं, अभी उनकी बेटी भी आ गई है, लेकिन तो वो हैंडल करते हैं। नहीं करता ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, वो कहते हैं यार वर्कर्स नवाज शरीफ, फ्रैंकली स्पीकिंग, नवाज शरीफ तो इस सारी एक्सरसाइज का सबसे, अगर कोई एक हकीकत होती है ना, आप सियासत जो है हक़ाइक़ पे होती है। अगर कोई काउंटर जो लीडर है नवाज शरीफ था, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 8 फरवरी 2024 को अपनी सियासी फतह हासिल कर सकते थे। सियासी फतह में इलेक्शन जीतना ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल, वो अगर आप उन्हें तस्लीम करते हैं इमरान खान साहब का, कोई जेल में बैठ के वो इलेक्शन तो जीते हैं, इस पर किसी किस्म की दो आरा नहीं है। लेकिन उन्होंने प्रेफर किया फॉर्म 47 की हुकूमत। अभी वो हुकूमत ज़रूर कर रहे हैं, सियासत उनकी ख़त्म हो गई है, लोग उनसे दूरी इख्तियार कर गए हैं। और आज भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी पार्टी, चाहे सारी पार्टियां इकट्ठे हो जाएं, इमरान खान साहब की सियासत में मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आपको याद होगा जब उनकी वापसी हुई थी फैसल साहब, तब लग रहा था, उनको खुद भी लग रहा था कि उनकी मकबूलियत उस तरह से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। स्टे विद अस। बैक खवातीन व हज़रात, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, रमज़ान की तो इतनी बात ही नहीं हुई, तो रमज़ान में क्या रूटीन होती है, और स्पेशली जो कोर्ट्स हैं उसकी क्या रूटीन होती है, फैमिली लाइफ सारू की? रमज़ान में एक चीज़ है, क्या आपकी तरफ भी है कि ज़्यादातर टाइम हर शख्स अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता है, और वो हो भी जाता है सहरी के टाइम भी और इफ्तार के टाइम भी? यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे सहरी जो है, मेरी सबसे छोटी बेटी 5 साल की है, भी पार्टिसिपेट ज़रूर करती है। बड़ी बेटी और बेटा तो रोज़ों में बिल्कुल मुस्तकिल हैं, तो हालांकि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बड़ी 10 साल की है और 8 साल की है, बट वो रोज़ा ऑब्ज़र्व करते हैं। तो सारे घर वाले जो है, उसके बाद सहरी के बाद जो मामलात होते हैं, कोर्ट में उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उनसे पहले उनको स्कूल जाना होता है, तो वो थोड़ा मैं मिडल ईस्ट में उनका खैर मौसम भी ऐसा है जी जी, तो वो ज़रा सरगर्मियाँ शाम को हो जाती हैं सारी। बिल्कुल, वो सरगर्मियाँ शाम को होती हैं और वहाँ पे बहुत सेलिब्रेशंस होती हैं। इस बार मैं देख रहा हूँ कि बाज़ारों में उतनी रौनक नहीं है जितनी होती है हमारे यहाँ पे। उसकी शायद महंगाई एक वजह है। महंगाई की वजह से और भी बड़ी वजह हाथ है, बेरोज़गारी है, और लोग जो है रमज़ान, हम बचपन से आप सब हम जानते हैं कि रमज़ान एक ऐसा ओकेजन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है, रात गए तक लोग बैठते हैं। फिर भी पीछे कुछ सालों से सहरी का रवाज भी हो चला है कि लोग सहरी भी करते हैं, और वो अभी पहले नहीं होता था, लेकिन वो भी एक अच्छी रवायत है कि सहरी करके, ख़ासकर जो वीकेंड पे, जैसे अगर आपको ऑफिस में नहीं जाना है, दफ्तर में नहीं जाना है, तो आप सहरी करके, तो फिर बल्कि इनविटेशन भी आती हैं, चौधरी साहब आज सहरी हमारी तरफ। हाँ, सहरी तो ज़ोहर तक का एक होता है, तो वो तो एक ऐसी चीज़ है रमज़ान में। फिर भी लोग बॉन्डिंग तो होती है, इकट्ठे होते हैं, और अफ्तार पार्टीज़ के ऊपर
फैमिलीज़ के साथ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि घर पे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। टाइम स्पेंड करें, लेकिन फिर भी आना जाना लगा रहता है। दोस्तों की भी इफ्तार पार्टी ये हो जाती है या आप चले जाते हैं। अच्छा, जब आप घर में इफ्तार करना पसंद करते हैं तो कौन सी चीज़ आपको बहुत भाती है कि मैं अब आज घर इफ्तार कर रहा हूँ तो मुझे आज ये चीज़ खानी है स्पेशल? या वो खराब हो तो फिर आपका मूड भी खराब हो जाता है? नहीं, मूड मेरा नहीं ख़राब होता, क्योंकि मैं अपना नॉर्मली जो है वो मैं फ्राइड चीज़ें कोशिश करता हूँ नहीं खाऊं। अच्छा। मुझे जो थ्रू अफ़ज़ा हमारा एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, कोई मीठा हमारा वो मिक्स होता है। फिर आई ट्राई टू, मैं ज़्यादा उनसे ज़्यादा तो खाना जो है वो मैं शाम को वैसे भी 6 बजे खाता हूँ, डिनर जो है 6-7 बजे। मैं लेट बहुत कम खाता हूँ। मतलब कि कोर्ट से भी आते तो इसी टाइम पे हाँ जी, खाते फिर दोपहर का नहीं होता, सुबह शाम होता है। हाँ। तो हम वो दोपहर में जो है नहीं, मैं लंच स्किप करता हूँ मोस्टली, तो शाम को 6 बजे से। वैसे आपको देख के तो लगता ही है कि ख्वाबों के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे आप। पहले होते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। अब क्यों कम हो गए? कंट्रोल कर रहे नहीं, हैं अब तो काफ़ी या कंट्रोल स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे नहीं, स्मार्ट तो अभी क्या होना होता है, ज़रा एज के साथ भी हो जाता है ना। अब इतने भी यंग नहीं जितने नजर आते हैं। अच्छा, ये जो गजल ने सवाल किया था ना, शरारतन इन्होंने किया था। ये चाहती थी कि आप पकौड़ों का नाम लें, लेकिन आपने पकौड़ों का नाम नहीं, नहीं लिया। पकौड़े से ज्यादा जो है वो मुझे तो जलेबी पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे तो मतलब मीठा आपका बहुत खाता ज़्यादा हूँ, रुझान मीठे की तरफ होता है। मीठे की तरफ बहुत ज्यादा। और वो मैंने अर्ज़ किया ना कि खजूरें टाइप की डिफरेंट होती हैं, और हमारी कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं वो सऊदी अरेबिया से भी आ जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की आ जाती हैं, तो वो होती है। तो हम ज़रा खाने पीने में एहतियात तो होती है, लेकिन वो ये है कि लंच अगर आप स्किप करें ना तो फिर definitely उस time आपका आपको और खाने का शाम का डिनर जो है, देखिए अल्लाह ताला ने जो दिन रात बनाया ना, इसमें भी हिकमत है ना। बिल्कुल। पहले हम बहुत छोटे होते थे तो मुझे याद है कि इशा की नमाज से पहले सब काम ख़त्म हो जाते थे, बिल्कुल, और लोग लेट जाते थे। ये देर से जागना और फिर सवेरे ना उठना, अगर आप सनसेट के साथ उठें, मैं बहुत अर्ली राइजर हूँ। यस, वो तो हमें अंदाजा है। मैं हमारे प्रोग्राम आप हमारे साथ जागे होते हैं और इवन बाहर बैठे होते हैं कि मैं बाहर की हाँ, सीनरी मैं एंजॉय कर बिल्कुल रहा हूँ। आप वो मैं जो है रात को स्पेशली आई स्लीप 10:30 11। मैं बहुत कम होता है कि बहुत लेट जागूँ, और सुबह मैं 6-6:30 बजे उठा होता हूँ। सो ये मेरा रूटीन बचपन से है। तो उससे ये है कि क्योंकि हमने कोर्ट भी जाना होता है, कुछ फाइलें भी पढ़नी, सारी रूटीन सेट हो जाती है। सारी रूटीन। फिर मैं बच्चों को लाजमी स्कूल में जो आपने खाने की बात की कि ठीक है आप मीठा पसंद करते हैं, पकोड़ों को अवॉइड करते हैं, डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बच्चे क्या पसंद करते हैं? उनकी बच्चे हर वो चीज़ जो हम नहीं पसंद करते How to cope up that? मतलब सब बस कुछ वो बनता फिर होगा उनका तो देखिए, बच्चों का तो एक एज है ना, दे लाइक टू ईट फ्राइड थिंग्स और पकौड़े शिकौड़े, ये वो फिर आप मुठूंगे तो मारते रहते हैं ना, हम भी बस इधर उधर। लेकिन ये है कि उनको ज़्यादा फ्राइड चीज़ें पसंद हैं। पर आजकल आपने देखा बड़ी वैरायटी होती है शाम को तो माएँ जो हैं वो वैसे ही उस पर अफ्तारी तो तो बच्चों की आपके होती है। घर में ये थोड़ी सी डिबेट नहीं होती इस बात पे कि ये चीज नहीं बनानी, बच्चों को ये पसंद है फिर आपको कुछ पसंद है? नहीं, वो मेरी बीवी इसमें बड़ी सुगड़ है। अच्छा, वो बच्चों का और मेरा बड़ा उसको ख्याल रखती है। वो उनका अलग से ख्याल रखती है, आपका अलग से बिल्कुल, उसमें उनका है पूरा। वो टेबल जब सजता है तो वो ठीक ठाक होता है, तो उसमें आपकी पसंद की चीजें होती हैं, लाजमी होती हैं। फिर क्योंकि शहरी वक्त, क्योंकि 6 बजे आप खाना खाएं तो ऑटोमेटिकली शहरी में आपको भूख लग जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो फिर सुबह जो है वो दही पराठे और सालन वगैरह हम तो खाते हैं। जो एक रवायती देसी आप सिलसिला है वो होता है, और वो देसी फूड। सहरी किसके साथ? बहुत से लोग, पंजाबी लोग भी लस्सी वाला साग वगैरह यूज करते हैं। नहीं, देखिए मेरा तो ज़्यादा होता है दही के साथ। अच्छा, दही के साथ पराठे खाता हूँ मैं। पराठे? अच्छा, पराठे नहीं छोड़े? पराठे तो पंजाबी छोड़ नहीं सकते ना जी। वो पंजाबी पराठे नहीं छोड़ सकती, खास चीज है। यार लिटरली मैं भी ना उसी उसमें पराठे हूं कि कैटर में जिस दिन भी ना पराठे खाएं नहीं तो छोड़ता। हमारी तो सहरी नहीं होती। सहरी नहीं होती और पूरा दिन नहीं गुजरता। तो वो होती हैं लवाजमात, साग वगैरह हमारा क्योंकि ब्लेसिंग है, घर से भी आ जाते हैं तो एग्जैक्टली। अच्छा बनता है, सर तो वो भी हो जाता है। लेकिन इट्स प्राइमरीली दही से आपको प्यास नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। फिर आपको सारा दिन एंडेवर हो सकता है। जो सब, थैंक यू सो मच फॉर जाने का, इट्स प्लेजर। जी तो गज़ल और हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोतम रमज़ान दस्तरखान वसाफ़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फ़ातिमा, और इस खुसूसी सेगमेंट को आप तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दिया है कश्मीर कुकिंग ऑयल, रोज़ पेटल और मरहबा ने।
उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो दस्तरखाने औसाफ में आज क्या बनने जा रहा है ये जानने के लिए चलते हैं अपनी प्यारी सी शेफ़ आयशा की जानिब। जी आयशा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? ठीक है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी अल्लाह का हैं? शुक्र है, बिल्कुल ठीक। रोज़ा कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या खिला रही हैं? आज आपको 2 चीज़ें खिलाएंगे, ठीक है। एक खिलाएंगे आपको थोड़ा सा स्पाइसी और स्वीट ब्रेड में। आपके पास जो भी ब्रेड हो यूज़ कर सकते हैं। हम बनाएंगे चिपोटले चिकन सैंडविच बनाएंगे, उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सबको सिखाएंगे बनाना। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब हुई है। और इसके अलावा बनाएंगे हम बनाना ब्रेड बनाएंगे। बनाना ब्रेड आप रख सकते हैं हमेशा की तरह, मैं बोलती हूँ पोस्ट इफ्तार कॉफ़ी के साथ। अच्छा, मैंने ना चिकन ली थी और उसको मैंने खाली इसमें कश्मीर कुकिंग ऑयल डाल के और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाल के छोड़ा था। तो दूसरी रखने के लिए आप मस्टर्ड पेस्ट और ऑयल डाल के थोड़ा छोड़ दें, ठीक है। ये छोड़ा था मैंने। अब मैं इसके अंदर ना बहुत थोड़ा सा डालूंगी सॉल्ट, ठीक है। इसमें डालेंगे हम पेपरिका से तो मुझे अलग ही मोहब्बत होती है। और डालेंगे ब्लैक पेपर बेसिक। अच्छा, गार्लिक पेस्ट भी मैंने डाल दिया था पहले, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास चिली पेस्ट। ये चिली पेस्ट मैंने बना के रखा है, 1 टीस्पून ये हो गया, ठीक है। इसको ना थोड़ा मैरिनेट कर बच्चों के लिए बना रहे हैं ना आज हम बनाना ब्रेड। हाँ, बनाना ब्रेड बच्चे बड़े हल्के खा सकते हैं। मैं वैसे कह रही हूँ, बच्चे भी आजकल रोमन खा लेते हैं तो ये भी शायद खा लें, लेकिन हाँ। मेरे हिसाब से बच्चों के लिए थोड़ा सा ये वो है स्पाइसी है। इसको ना मैरिनेट करके हम छोड़ देंगे। बनाना ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, क्योंकि देखने में यू कैन नॉट इमेजिन। मेरे पास है 4 केले हैं, इनको हम एक बोल में डालेंगे, ठीक है। 4 बनाना 4 बनाना है मीडियम साइज, बड़े हो तो आप 3 ले सकते हैं। 4 अंडे, इनको हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। और इनको करना है बीट। ऐसे अगर आप चाहें तो केलों को पहले से मैश कर सकते हैं। वेनिला एसेंस, क्योंकि हमने अंडे डाले हैं तो डलेगा 1 ढक्कन वेनिला एसेंस डलेगा, ठीक है। इसी को हम करेंगे, शुगर डालेंगे। अब फिर इसके अंदर हम डालेंगे आधी शुगर, अभी डालेंगे। शुगर भी है मेरे पास, कैस्टर शुगर है। अच्छा, ये है 250 ग्राम्स और मैदा भी है मेरे पास 250 ग्राम्स। इसको पहले थोड़ा ब्लेंड करूँगी और फिर मैं इसके अंदर मज़ीद शुगर डालूँगी। जी, तो बनाना ब्रेड का मिक्सचर यहाँ पर हो रहा है ब्लेंड, मिक्स करेंगे। और अब मैं बता रही थी आपको, अपने छोटा बेबी है मेरा भांजा, ही इज़ 2 years old और मीठे का बहुत शौकीन है। अच्छा, एक्चुअली मेरी बहन के घर में ना सब लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं। उसके बाबा भी तबरेज़ के, वो भी मीठे का बहुत शौकीन है। तो उसको उसे बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा क्यों ना उसके लिए ये बनाऊंगी। उसके साथ आप दें ना बच्चों को, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है। अच्छा, इसको ना आपने अच्छे से करना है। ये देखिए, ये हो गया है। इसको हम अब बेकिंग टिन में डलवा के 9 बाय 9 का जो लोफ टिन होता है उसमें आप लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, बटर पेपर, मैदा, अगेन ऑयल और थोड़ा सा मैदा, और इसको मिक्सर को पोर इन करेंगे। जी, तो ब्रेड हमने अपनी बेक होने के लिए रख दिया है आयशा, और अब बनाएंगे हम अपने सैंडविचेस। पैन में हमने डाला है कश्मीर कुकिंग ऑयल और बटर, और अब ब्रेड, जो एक ख़ास किस्म की ब्रेड लेकर आई हैं आयशा, उसको हम शेयर करेंगे हल्का हल्का। और फिर जो चिकन मैरिनेट किया था उसको इसको बनाएंगे करेंगे और उस चिकन को हम इस पे रखेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा हम कर लेते हैं। इस वाले ये वाले पीस का कलर मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, ये आ गया है। इसको निकालते हैं यहाँ। ब्रेड शेयर हो चुकी है कश्मीर कुकिंग ऑयल और बटर में, और कश्मीर कुकिंग ऑयल ने दिया है हमारी ब्रेड को बहुत प्यारा सा कलर। अच्छा, इस कश्मीर वाली कुकिंग सावर ऑयल डो को ना ओवर नहीं करते हैं, इसको नहीं करते हैं बाकी, क्योंकि सैंडविच को जब हम सैंडविच कर देंगे उसके बाद एक दफ़ा और इसको हम करेंगे ना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ऐसे। ब्रेड को शेयर कर लिया है। पैन में फिर से हमने डाला है कश्मीर कुकिंग ऑयल, और जो चिकन हमने मैरिनेट किया था अब हम उसको कुक करेंगे। अच्छा, जब इसको कुक करेंगे ना तो ये थोड़ा सा स्पाइसी, क्योंकि चिली पेस्ट डला हुआ है तो थोड़ा सा ये आपको लगेगा। अच्छा, मैंने ब्रेस्ट पीस को ना बीच से हाफ एंड हाफ कर लिया था, बटरफ्लाई कटिंग कर ली थी। इसको इतना कर लें। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको करेंगे थोड़ा हल्का फ्लेम को, कि कुक होता रहेगा अपने आप। और मैं जो बनाऊंगी इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर ना हम क्या करेंगे, अभी थोड़े
ऐसे रखेंगे, हाँ इसको ऐसे करते, इसके अंदर लगाऊंगी मैं पार्मेजान चीज़, पार्मेजान चीज़ के बाद हम इस पर रखेंगे ऐसे करके। अच्छा, इसको आइडियली कितना इसका टाइम है, कितने टाइम में कुक हो जाएगा? 7 मिनट्स तक आप वो करेंगे, 7 to 8 मिनट्स। अच्छा, क्योंकि प्लेट मेरे पास छोटी हो गई थी तो मैंने कहा कि चलो एक प्लेट और लेते हैं, एक सैंडविच हम इसमें असेंबल करेंगे। ये लगाएंगे हमारा सराचा मेयो। इसकी रेसिपी आयशा ने बताई है, पहले से ही बना के रखा है। आप भी बना के इस तरह की बोतल्स में स्टोर कर लें। हाँ, इसको आप कर लें। और ये मैंने बॉटल पिंडी से ही ली है। इसको बस आप ऐसे ऐसे क्यूट सी छोटी सी बोतल है। कोई भी स्क्वीजी बॉटल ले लें, उसके अंदर आप ये देखें, बस शुरू में निकलने में थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस होगी, उसके बाद आप ये करें, ठीक है। इसके ऊपर आप लगाएंगे रॉकेट, सैलेड लीव लगाएं, आइस पक लगाएं, सब टू यू। हाँ भाई, आपने भी सीख लिया, कुछ भी लगाएं, बस लगा दें। अच्छा जी, इसको हम यूँ रखेंगे। थोड़ा बहुत जुगाड़ तो मुझे भी पता ही है आयशा। नहीं, बिल्कुल आपको बहुत कुछ पता है। ये कलर आप चेक कर लें चिकन का, ये कुक हो गई चिकन हमारी, ठीक है। यहाँ हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। इसको हम निकालेंगे और एज इट इज रख देंगे यहाँ, ठीक है। इसके ऊपर मज़ीद कुछ और नहीं लगेगा, थोड़ा सा हम मेयो और लगा देंगे, थोड़ा सा रॉकेट लगा दें, थोड़ा सा। चिकन की शक्ल देख के ही लग रहा है कि काफ़ी स्पाइसी है। ये स्पाइसी ही होती है। और इसमें हम करेंगे थोड़ी सी मायो की ड्रेसिंग, और आप चाहें इसको एज इट इज ओपन फेस भी रख सकते हैं, चाहे आप इसको कवर कर दें। हम एक कवर करेंगे और 2 हम बनाएंगे ओपन फेस, ठीक है। इसको मैंने मूव किया, ये हमारा एक सैंडविच हो गया। लिखा था ना, इस वाले सैंडविच को कलर दे देते हैं। इस वाले सैंडविच को हम देंगे कलर, क्योंकि हम ओपन फेस नहीं बनाने, आप इतनी हो जाए, ठीक है। इसको मिलकर ऐसा रखेंगे तो थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए। इसके अंदर हम मज़ीद रॉकेट लीव्स डाल देते हैं थोड़े से। स्पाइसी येट हेल्दी, इन पत्तों की वजह से मुझे हेल्दी लग रहा है ये सैंडविच। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो आयशा, क्या बनाया हमने आज? आज हमने बनाया है चिपोटले चिकन ओपन फेस सैंडविच, और एक हमने उसको जो रेगुलर होता है क्रैनबेरी ब्रेड में बनाया है, और बनाना ब्रेड में। गज़ल और हसनैन को क्या कहना चाहेंगी? गज़ल और हसनैन को कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप अप द गुड वर्क। यकीन है आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अपने घरों में ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ ही रमज़ान दस्तरखाने औसाफ से मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ आयशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से हम चाहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने लाई जाएं जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिले। और ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हर जगह पे मौजूद है। पाकिस्तान में इस तरह की स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलती हैं। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, ये करते हैं शहीद जो कुरान पाक के नुस्खे होते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं या फिर उनको महफूज मुकाम पे पहुंचाते हैं। उसके बाद क्या कुछ करते हैं ये आप उन्हीं से पूछेंगे। लेकिन इससे पहले गज़ल में ये बताता चलूँ कि ये पुलिस इंस्पेक्टर भी थे, और पुलिस से यहाँ तक का सफ़र, और ये सफ़र किस तरह से स्टार्ट हुआ, क्या सोचा इन्होंने कि इतना मुबारक जो काम है वो अल्लाह ताला ने इनके सुपुर्द किया, ये आज इन्हीं से पूछेंगे। बिल्कुल। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना, हम लोगों को या फिर अभी देखने वालों को बहुत कम होती है, क्योंकि हम इस साइड पर बहुत कम जाते हैं। लेकिन जिस तरह हसनैन ने कहा कि किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हाफिज़ इमरान कुरैशी साहब। ये बताइएगा, जो हम जानना चाहते हैं सबसे पहले आपके सफ़र के बारे में, कि आपने किस तरह से शुरू किया और फिर इस मुक़द्दस काम तक आप कैसे पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया कि मैं पहले पुलिस में सब इंस्पेक्टर था पंजाब पुलिस में, तो अक्सर औक़ात दौरान ड्यूटी कहीं जाना होता था हमारा, तो मुक़द्दस अवराक़ कहीं ना कहीं नज़र आते थे मुझे। जब मैं उनको देखता था फिर उनको मैं उठा लेता था, फिर उनको मैं गाल ले आता था, फिर मस्जिद तक पहुँचा देता था मैं। जब स्वीडन में कुरान मजीद को जलाया गया तो पूरा मुल्क हमारा एहजाज की लहर में जो है ना यहाँ पे पड़ गया। तो मैंने सोचा कि देखें, हमारे मुल्क में भी जब कुरान मजीद के इस तरह के अवराक़ नीचे पड़े होते हैं, उनकी बेहुरमती हो रही है, तो यहाँ पे कोई क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहा।
खैर वहाँ से मेरी सोच बनती गई, मैंने फिर नौकरी को खुदा हाफिज़ कहा, मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई अपनी मोटरसाइकिलों की, फिर गाड़ियों की, फिर प्रॉपर्टी के काम में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे पर करम किया, तो मैंने फिर अपनी ज़िंदगी को टोटल इस तरफ ले आया हूँ मैं। शुरू में हम लोग नए कुरान मजीद लेके तकसीम करते रहे, आज़ाद कश्मीर में, GB में, पंजाब में, हर जगह जहाँ भी मुझे कोई इतला मिलती थी कि फ़लाने एरिया में कोई मस्जिद है, मदरसा है, तो हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे कुरान देने के लिए। फिर जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी जाता रहा मैं कुरान पाक देने के लिए मैं। फिर वहाँ से मैंने तकसीम करने के साथ अपने आप को इस तरह भी लाया कि शहीद कुरान मजीद हम इकट्ठे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में तकरीबन 65 से 70 लाख शहीद कुरान मजीद हमने मुख्तलिफ एरियो से उठाए, फिर हमने उनकी तदफीन की है। और इस टाइम जो हमारे पास जो ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है शहीद कुरान मजीद का, वो तकरीबन 80-90 लाख के करीब पड़ा हुआ है। जो रावलपिंडी के एरिया में और प्लस लाहौर में भी हमारा काम है, फैसलाबाद में भी है, आज़ाद कश्मीर। अच्छा, इसको तो आप वैसे ही फेंक भी नहीं सकते ना, तो इसको लेट सपोज अगर आपके पास कुछ इस तरह का नुस्खा है तो उसको बड़ी तरतीब के साथ वुज़ू करके तमाम तर चीज़ें करके उसको किसी जगह पे आप रखते होंगे और उसके बाद दफन करते होंगे, वो प्रोसेस भी तो बताइए हमें। जी, बेसिकली हम लोग अभी मसाजिद मदारस के साथ राब्ते में रहते हैं, क्योंकि लोग ना अभी मसाजिद मदारस में जमा करवा देते हैं जो इस तरह के नुस्खे होते हैं। फिर वहाँ से हम बड़े एहतराम से उनको अपने जो हमारा स्टोर रूम है वहाँ पे लेके आते हैं। फिर हम उनकी छांटी करते हैं, जो काबिल इस्तेमाल होते हैं हम उनको एक तरफ कर देते हैं, जो बिल्कुल शहीद होते हैं फिर हम उनको एक तरफ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम एक साथी ने हमें जगह वक्फ़ की है जहाँ पे हम इनकी तदफीन करते हैं। फिर इन तमाम जी स्पेसिफिक जगह है, उसकी हमने चारदीवारी की है, तकरीबन 30-35 फुट नीचे तक हम खुदाई करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ पे हम इनको मूव करते हैं और नीचे फिर प्रॉपर तरीके से कफन बिछा के उसके ऊपर कुरान मजीद रख के फिर ऊपर कफन बिछाते हैं, फिर फूल की पत्तियाँ वो डालते हैं हम ऊपर, तो इत्तर मुबारक है वो भी हम उसको लगाते हैं। फिर बड़े तरीके से उसके ऊपर जो है ना इज़्ज़त एहतराम से मिट्टी डाल के तो वहीं पर तदफीन करते हैं। तो अब वैसे तो ये आप कह रहे हैं कि आप जो पेजेस होते हैं, ये जो शहीद हो जाते हैं, जो रास्तों से मिलते हैं, जो कुछ लोग जो है वो जाके मसाजिद में जमा कराते हैं, लेकिन कभी कभार तो हमने देखा है कि पूरे कुरान पाक भी शहीद होते हैं। तो क्या आप फिर पूरे कुरान पाक की भी तदफीन करते हैं या फिर उनको ठीक करके इस्तेमाल कर लेते हैं? देखिए, जिन कुरान मजीद की जिल्दें वगैरह ख़राब होती हैं फिर हम उनकी ना जिल्दों का बंदोबस्त करते हैं। या फिर शुरू के जो अवराक होते हैं अगर वो ज़ाया हुए हैं तो फिर वो हम साथ लगा देते हैं। लेकिन जिन कुरान मजीद के जो सफ़ात हैं बिल्कुल जो खस्ताल हुए होते हैं फिर हम उनकी तदफीन करते हैं। जो मतलब कि दोबारा पढ़ने के काबिल हो तो फिर हम उनको जो है ना प्रिपेयर ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया ना कि पूरा एक स्टोर रूम आपने रखा हुआ है, उसके बाद आप अच्छी खासी खुदाई करते हैं, तो डेफिनेटली इमरान साहब इसमें एक्सपेंसेस भी चाहिए होते हैं आपको। एक्सपेंसेस कहाँ से मीट होते हैं? और ये सिर्फ हाफिज़ इमरान का तो काम नहीं है, काम तो ऊपर वाला ले रहा है, लेकिन हाफिज़ इमरान अकेला तो नहीं कर सकता, पूरी एक टीम भी चाहिए होगी। तो कितने ज़्यादा आपके टीम मेंबर्स हैं? स्टार्ट में तो आपने अकेले ही किया होगा स्टार्ट। आप जिल्द भी कह रहे हैं कि हम जिल्द वगैरह भी करते हैं कुरान पाक को, तो वो फिर आपके खर्चा तो होता होगा? तो उसमें शुरू में तो मैं खुद ही लगा रहा हूँ, तो जब मेरे पास अपने वसाइल बहुत कम हो गए तो अपना निज़ाम बड़ी मुश्किल से चला रहा था मैं। फिर मैंने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मेरा साथ दें। फिर शुरू के जो मेरे साथी थे उनमें एक हाफिज़ अमार शाह होता था मेरे साथ, फिर उसके अलावा एक फैसल साहब है वो भी सब इंस्पेक्टर थे। अच्छा। वो मेरे साथ होते थे। इसी तरीके से और 1-2 साथी होते थे, इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इसमें। तो फाइनेंशियल तौर पे भी इन्हें सपोर्ट किया है, मॉरली भी मुझे सपोर्ट किया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता मेरे साथ बहुत लोग जुड़ते गए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं जो हमें फाइनेंशियल तौर पे भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब हम इसकी तदफीन के लिए जाते हैं तो जिस दिन तदफीन होती है तो उस दिन तकरीबन 3-3.5 लाख रुपये हमारा खर्चा आता है वहाँ पर। अच्छा। जो तदफीन के दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, फिर वहाँ पे खुदाई के लिए एक्सीवेटर मशीन होती है, फिर जो लड़के होते हैं 30-40 साथी होते हैं जो वहाँ पे हमारे साथ जाते हैं, फिर उनके दिन का खाने का बंदोबस्त बहुत सारे होते हैं। सालाना बुनियादों पे होती है तदफीन? नहीं, अभी हम जब देखते हैं ना कि जब हमारा स्टोर रूम फुल हो गया तो फिर हम जो है ना फिर इसकी तदफीन कर देते हैं। अभी रमज़ान से पहले हमने तदफीन कर दी थी जितने हमारे पास उसके पड़े थे, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एरियो में जिस तरह एबटाबाद है, पिछले दिनों मुझे बुलाया था वहाँ पे उन लोगों ने, वहाँ पे उन्होंने इकट्ठे किए हुए, तो आप तकरीबन 15 से 18 ट्रक है वहाँ पे कुरान मजीद के। अच्छा। तो इसी तरीके से हमारे लाहौर में भी हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर में भी पड़े हुए हैं। तो अभी इंशाल्लाह सोमवार को हमने फैसलाबाद में भी अपना जो फाउंडेशन है हमारी उसका ऑफिस हम ओपन कर रहे हैं। उस एरिया में भी हज़ारों लाखों हर एरिया में ये आपकी एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे तदफीन की जाती है? जी, अभी तो फ़िलहाल तो हमने क्योंकि थोड़ा टाइम हुआ हमें शुरू किए हुए, तो अभी तो हम सिर्फ पिंडी में कर रहे थे। टाइम कितना हुआ? टाइम टोटल हुआ है मुझे तकरीबन 3.5 साल। 3.5 साल में 3.5 आप ये कह सकते हैं कि 1.5 करोड़ कुरान के नुस्खे आप उनको
जी सेल करने हमने जा रहे हैं? इकट्ठे कर दिए हैं तकरीबन। तो आप जो कुरान शहीद पाक तकसीम भी करते हैं? जी नए कुरान जी तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा मैंने तकसीम कर चुका हूँ अभी तक। अच्छा, मुख्तलिफ पंजाब के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे हमने कुरान जी दिए हैं। आज़ाद कश्मीर में जाता रहा हूँ मैं, स्कूलों कॉलेज में, वहाँ पे हमने कुरान पाक तकसीम किए हैं। यहाँ तक कि मुझे नेशनल असम्बली से इन्विटेशन आई थी, नेशनल असम्बली का स्टाफ है 850, उनको हमने कुरान मजीद दिए हैं। इसी तरीके से और भी अदारों में आर्मी वाले भी हमसे कुरान मजीद लेते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छे टॉपिक पर आपसे हमने गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोथम रमज़ान दस्तरखाने औसाफ में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रदा फातिमा। तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, रोज़ पेटल और लाइफ बॉय के ताउन से हम आपके लिए लाए हैं रमज़ान दस्तरखाने औसाफ। यकीनन आप अपने घरों में खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज दस्तरखाने औसाफ में क्या बनने जा रहा है ये जानने के लिए चलते हैं अपनी प्यारी सी शेफ़ आयशा की जानिब। जी आयशा, आज क्या बना रही हैं? आज हम 2 डिशेस बनाएंगे हमेशा की तरह। आज हम बनाएंगे, एक हम बनाएंगे शाही टुकड़े और चिकन स्ट्रिप्स बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से अब हमने कुछ भी छोटे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। अच्छा, इसमें हम यूज़ करेंगे मिल्क और कंडेंस मिल्क, शुगर कम यूज़ करेंगे, या अगर आपने कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ करना आप सिर्फ शुगर यूज़ कर लें। और थोड़ा सा हमारे पास कोकोनट है, पिस्ताशियो है और सेफ्रॉन है। मैंने कैसे कहा था कि पिस्ताशियो का खोया बनाया था हलवे का, हलवा सा ना, तो उसमें आप 2 टेबल स्पून दालो बासमती लें, उसमें आप 1 टेबल स्पून मूंग की दाल का आटा डालें, 1 टेबल स्पून मसूर की दाल का आटा डालें, उसको अच्छा से भूनें और उसके अंदर आप पिस्ते डाल दें तकरीबन 125 ग्राम और 250 ग्राम खोया डालें और पिसी हुई चीनी उसमें डलेगी 125 ग्राम और इलायची का पाउडर डलेगा 1 टीस्पून। जब वो डल जाए उसको अच्छे से कसे भूने। आखिर में 2 टेबल स्पून आप उसमें वो डालेंगे, घी वापस डालें, उसको आप एक तरफ कर लें। फिर इन ब्रेड को अब मैंने ऐसे कट किया है, आपकी मर्जी, आप गोल कट करें, नीचे रखें, उसके ऊपर आप वो हलवा रखें, उसके ऊपर आप वापस ब्रेड रखें, एक सैंडविच सा बनाएं, जो हमने चिकन फ्राइड सैंडविच बनाए थे बिल्कुल उस तरीके से, और उसको आप डिश में सेट कर दें। फिर उसके ऊपर आप जो ये दूध की रबड़ी बनाएंगे वो डालें। अच्छा, वो थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, बीच में हलवा आ जाता है तो हार्ड हो जाते हैं, तो उसमें आपको शुगर सिरप डालना पड़ेगा ताकि सॉफ्ट हो जाए। तो पहले आप एक शीरा डालेंगे, उसके ऊपर जब वो शीरा पी जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उस पर आप ये दूध की रबड़ी जो बनेगी ज़फ़रान वाली वो डालेंगे। ठीक है, ये होते जा रहे हैं, बस 2 पीस हमारे रहेंगे। अभी हम क्विक बनाएंगे और इसको मैं तो ईद स्पेशल डिशेस समझने वाली हूँ। बिल्कुल ईद पे बनते हैं ये, बहुत घरों में ये बनते हैं, बहुत घरों में सवैयाँ तो खैर बनती ही हैं, ये भी सॉरी आप मुझे ऑयल देंगे। मेरे अब्बू को बहुत पसंद है, मैं तो भी उनके लिए बनाने वाली हूँ। ये किसको नहीं पसंद, ये लाइट अच्छे लगते हैं ना। और खीर और सवैयाँ तो हर जगह बनती है। उसके अलावा हम शीर खुरमा भी बड़ा स्पेशल सा बनाएंगे साबूदाना डाल के इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये किया। इसके बाद मैंने जो है ना एक सॉस पैन रखा हुआ है, उसमें ना मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध डाल रही हूँ, उसको इतना पकाएंगे कि वो 3 पाव रह जाए। तो ये मैं खाली इसमें डाल रही हूँ और फिर इसको मैं इधर रखती हूँ। ठीक है, इसमें मैंने ये डाल दिया। अभी हमने दूध की क्या क्वांटिटी लिया है? 1 लीटर मिल्क लिया है, इसको इतना करेंगे कि ये 3 पाव रह जाए। ठीक है, इतना बॉईल करेंगे पक कर के वो 3 पाव रह जाए। इसके अंदर हम डालेंगे फिर ये 3 से 4 इलायचियाँ डालेंगे खोल के। कलर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्यों यूज़ नहीं कर रही हूँ भाई? क्योंकि मैं इसके अंदर डालूंगी 1 पिंच, मतलब 1 चुटकी ज़फ़रान का डाल दें। अच्छा लगता है ज़फ़रान, बहुत प्यारा लगता है, खूबसूरत भी लगता है और टेस्ट भी बढ़ाता है और खुशबू तो वाकई इसकी बहुत प्यारी होती है। कम डालिए कि हमारे पास सेफ्रॉन है। जी, तो आयशा बताएं शाही टुकड़ों का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? शाही टुकड़ों का प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा है कि हमने इसको जो है रबड़ी बनाने रखी हुई है इसकी, और आपके सामने है। इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड किया था, कार्डिमम यानी इलायची, सेफ्रॉन यानी कि ज़ाफ़रान वो ऐड किया था। अब हम इसके अंदर करेंगे तकरीबन 1 कप जितनी शुगर। आप कम डालना चाहें कम भी डाल सकते हैं, तो मैं फिर थोड़ा भी डालेंगे, थोड़ा हम इसकी प्रेजेंटेशन में यूज़ करेंगे, बस अभी बाकी प्रेजेंटेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ रख लें। और अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम, ऐड करेंगे। ये रही हमारी 1/2 कप क्रीम। ये डबल क्रीम है जो आप लोग को पता है ब्राउन कलर के पैकेट में आती है 200 ग्राम वाली, 100 ग्राम हम इसको डाल रहे हैं। ये हिंट आयशा अच्छा जैसे ब्राउन कलर के पैकेट में आती है। ब्राउन और वो बचपन से आ रही है ना, सबके घरों में आती है। रमज़ान में तो पूरे कार्टन लेते हैं लोग उसके। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आयशा जो
नॉस्टैल्जिक हैं, जैसे जी, रूह अफ़ज़ा, रूह जैसे अफ़ज़ा, तलो। तलो, ये जैसे वाली क्रीम जिसकी मैं बात कर रही बिल्कुल हूँ। ऐसा ही है, ये ऐसे हो चुका है कि हमारी रिवायत का हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़े से पिस्ते ना अभी डालते हैं, थोड़े से हम ऑन टॉप डालेंगे, और आपके पास अगर बादाम है आप वो भी डाल लें, काजू है तो वो भी डाल लें, जो मर्जी डालें। जो भी आप मेवाजात आपके पास इसको अवेलेबल है आप आप मिक्स वो करेंगी। डाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिक्स करेंगी। ये तो मेरा मैंने फेवरेट ये काम है। ब्रेड को ना अपनी मर्जी है, आपकी जैसे मर्जी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। हम लेते हैं गोल्डन गोल्डन प्यारे प्यारे पीसेस लेते हैं इसके। ठीक है, ये लगाते हैं हम इसके ऊपर। मैं तो ये देख रही हूँ कि इनका कलर कितना प्यारा है आयशा, बहुत खूबसूरत आया है। यही खास बात है तलो कुकिंग ऑयल की। ठीक है, इसको हम यूँ रखते हैं। इसके ऊपर आप सजाने के लिए ना रोज़ पेटल हो ना, वो भी लगा सकते हैं, लगा ले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये कर लें। और ये अभी आप जब हम इसको डालेंगे ना, आप लोग को लगेगा कि ये तो ड्राई हैं, ये तो अभी नहीं बने, लेकिन ये जब सोक होते रहेंगे ये आहिस्ता 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 ब्रेड है, ब्रेड ही इसको बन सॉक जाएंगे। कर लेगी, और उसमें इतना वो टाइम टेकिंग भी नहीं थी। इस वजह से आज हमारी मेन डिश होगी स्वीट डिश, क्योंकि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है तो उसी हिसाब से जो हमारी प्यारी सी शेफ़ हैं हमें डिशेस बता रही हैं। शेर खुरमा भी अब सिखाएंगी, शीर खुरमा सिखाऊंगी मैं आपको, कल लाजमी सिखाऊंगी। न्यूली वेड्स तो लाजमी देखें। न्यूली वेड्स बिल्कुल देखे नहीं। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और हम कुक करेंगे। मैं जब तक करती हूँ चिकन को मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए चिकन। मैंने ना इसमें गार्लिक पेस्ट लगा के रखा हुआ था, इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ जस्ट हल्का सा, इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, डालेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट बहुत कम रखेंगे। इसमें हम डालेंगे पेपरिका, हाफ टी स्पून। अच्छा, मेरा फेवरेट फास्ट फूड फ्राइड चिकन है, आपका क्या है? वही फ्राइड चिकन है। हमारी और- पसंद काफ़ी हाँ, मिलती है, इसमें रैप्स हमने हम डाल दोनों को दिया, पसंद है। हमने सोया सॉस डाल दिया, बिल्कुल ठीक है, सोया सॉस डाल दिया है। तो हमने इसमें वो बहुत कम रखा है सॉल्ट। जब ये देखो ऐसे मैरिनेट हो गया ना, मैरिनेशन मैंने बता दिए, मैदा लगाएंगे, अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, और उसको फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में रखा बहुत और ये भी देखें आयशा, वो मैंने ये रखा हुआ है। ऑलमोस्ट ये बॉईल हो चुका है। ठीक है जी, ये हो गया है। इसको बॉईल को थोड़ा और कुक करेंगे ना, तो थोड़ा सा और कुक करना है। अभी इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ये बच जाए ना ये। अच्छा, एक और टिप दूँ, आप कहेंगे टिप्स ही टिप्स, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये आप बना के रख दें फ्रिज में 3-4 दिन तक रहता है। अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो कुल्फ़ी बन जाएगी। फ्रीज़र में रखें, फ्रीज़र से निकालें, और जैसे गेस्ट आए ब्रेड फ्राई करके डाल सकते हैं, अगर ये बना रखा हो तो। जुबैदा आपा के बाद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टिप्स आयशा ने ही दी हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो तो टोट के देती थी, मुझे उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात भी थी। मैं तो बस एक छोटे छोटे टिप्स इसलिए दे देती हूँ क्योंकि हमें रेस्टोरेंट वाले लोग हैं, हम कमर्शियल किचन में जब काम करने जाते हैं तो हमें हर चीज़ का प्रैप रखना पड़ता है। अब मैं आपको एक दिन ब्रेड बनाना बताऊँगी, तो उसका भी यकीन करें, आप बैकअप बना के फ्रीज़र में रख देना, बहुत ईजी होता है। और चीज़ें फ्रीज़र क्यों बनाए, अल्लाह ताला ने उस इंसान को क्यों बनाया था जिससे फ्रीज़र इजाद किया, इसीलिए ना ज़िंदगी आसान हो हम सबकी। हाँ, ये अप्लायंसेस टेक्नोलॉजी क्यों आई है, हमारी आसानी के लिए। बिल्कुल, ये हो गया जी। तो शाही टुकड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, और अब चिकन स्ट्रिप्स, उसको हमने कोटिंग भी कर लिया है, अब बस इसको फ्राई करना है। अब बेशक खानों को आप डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, और उसके बाद इसको रख दें रोज़ पेटल किचन टाउल पर। चलो मैं फ्राई किए हैं, डीप फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल पीते हैं। इसको शैलो फ्राई करें तो ये अभी से ही बड़े क्रिस्पी टेस्टी है। ये देखें, चेक करें, ठीक है, बड़ा प्यारा लाइट गोल्डन कलर आए, यही खास बात है तलो कुकिंग ऑयल की। बिल्कुल। इसको बहुत देर करेंगे भी नहीं हम, थोड़ा बस झटपट से बन के तैयार है, इफ्तार का वक्त भी होने वाला है। अब इसको सर्व करेंगे और फिर फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। चीज़ें कम होने की वजह से मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा यहाँ पे। पैन में ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी फ्राई हो रही है। इट्स ब्लेसिंग एंड डिस्कस। सॉरी, ब्लेसिंग डिस्कस। कभी कभी जहमत में भी रहमत छुपी होती है।
फ्राई हो चुके हैं हमारे चिकन स्ट्रिप्स और अब आयशा इसको डिश आउट कर रही हैं। प्यारी सी प्लेट बना ली आयशा ने, साथ में हमने बनाए हैं ईद स्पेशल शाही टुकड़े, जैसा कि ईद के करीब करीब हम लोग जा रहे हैं और चटपट आज हमारी रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। जी आयशा बताइए क्या बनाए आज? हमने बनाया बहुत बेसिक से क्रम फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स, यानी कि क्रम लगा के, और शाही टुकड़े बनाए हैं और इनको सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। आप अगर चाहें तो चिल्ली गार्लिक सॉस या कोई गार्लिक जो भी आपकी पसंद की सॉस है, डिप्स हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी आयशा ने तो डिप्स बनाना सिखाई हैं, किसी के साथ भी सर्व करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई। हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा को रमज़ान दस्तरखाने औसाफ से और शेफ आयशा को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 14 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, कि काफ़र ये चाहेंगे काश कि वो मुसलमान होते। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया और वो नेकोकार हैं। पारे के आगाज़ में काफ़रों के मुसलमान होने की चाहत का तज़किरा और इख्तिताम पर तक़वा इख्तियार करने वालों के साथ रब की मोहब्बत के इजहार का तज़किरा हमारे लिए ये पैगाम रखता है कि तक़वा इख्तियार करने वालों पे, नेकी इख्तियार करने वालों पे मेरा रब अपने इनामात की बरखा ऐसे बरसाएगा कि काफ़िर उसे देखकर और अपने ऊपर नाजिल होने वाली सज़ाओं और तकलीफ़ों और अज़ाबों को देखकर ये हसरत करेंगे, ये चाहत करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। तो आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि उन काफ़िरों की कौन सी आदात हैं कि जिनकी वजह से वो क़यामत वाले दिन हसरत करेंगे और दुनिया में वो नाकाम हुए। उनकी नाकामी और आखिरत में हसरत की पहली वजह सूरह हिजर की आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है कि वो दुनिया की मस्ती में मगन हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ, आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो खाएं और फ़ायदा उठाएं, व युल्हिहिमुल अमलो, और उम्मीदें उन्हें गाफिल कर दें, फसौफ यालमून, अनकरीब वो जान लेंगे। और इसी तरह दूसरा सबब वाज़ेह दलाइल का इनकार करना। सूरह हिजर की आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समा, कि अगर हम उनके ऊपर आसमान से दरवाज़ा खोल देते, फ़ज़ल्लू फ़ीही यारुजून, अगर वो उसमें चढ़ना शुरू हो जाते, लक़ालू, तो फिर भी कहते, इन्नमा सुकिरत अबसारुना, कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है, बल नहनु कौमुम मसहूरून, बल्कि हमारे ऊपर जादू कर दिया गया है। यानी वाज़ेह दलाइल को देखने के बावजूद अगर अल्लाह आसमानों के दरवाज़े खोल देता और वो आसमान की तरफ चढ़ना भी शुरू कर देते, तो फिर भी वो इतने वाज़ेह दलाइल को भी ना मानते और ये कहते कि हमारे ऊपर सिर्फ जादू हो गया, हमारी नज़रबंदी हो गई है, ये हकीकत नहीं है। और तीसरा सबब उनकी हसरत का और दुनिया में नाकामी का जो है वो तकब्बर और गुरूर करना है। सूरह हिजर की आयत नंबर 33 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, क़ाल अलम अकुल लिअस्जुद लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून, कि शैतान ने भी तकब्बर किया था और गुरूर का शिकार हो गया था और उसने कहा था कि मैं उसको सजदा नहीं करता जिसे तूने ठीकरी से और स्याह मट्टी से और बदबूदार मट्टी से पैदा किया है, मैं उसके सामने सजदा करने वाला नहीं हूँ। यानी उसने अपने आप को आला समझा और अपने आप को अरफा समझा और इंसान के सामने और आदम के सामने उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। और चौथा सबब काफिरों की हसरत का ये है कि वो दूसरों को भी गुमराह करने वाले, जहाँ वो खुद गुमराह थे वहाँ उन्होंने दूसरों की
जहाँ वो ख़ुद गुमराह थे वहाँ उन्होंने दूसरों को गुमराह करने में भी कोई कसर नहीं उठा रखी थी। सूरह हिजर की आयत नंबर 39 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, और शैतान का ही तज़किरा किया कि जिस तरह वो ख़ुद गुमराह हुआ था और उसने फिर गुमराह करने का इरादा कर लिया, इसी तरह मामला काफरों का भी है कि वो ख़ुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते रहे हैं। शैतान का तज़किरा करते हुए फरमाया, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, कहने लगा ए अल्लाह जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है। हालांकि गुमराही यहाँ अपने तकब्बर और गुरूर की वजह से उसके मुकद्दर में आई और वो गुमराह हुआ, लेकिन उसने बात जनाब आदम पे डाल दी कि तूने मुझे जिसकी वजह से गुमराह किया है, लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्दि, मैं ज़मीन में उनके लिए मुज़य्यन करूँगा, यानी गुनाहों को, नाफरमानियों को, तेरी बगावत के कामों को, वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और मैं उन्हें सीधी राह से गुमराह करूँगा, हटाऊँगा। और शैतान आज तक यही करता आ रहा है। तो जो भी लोग इस तरह के काम में शरीक होते हैं वो क़यामत वाले दिन हसरत और अफसोस ही करेंगे। और पांचवी चीज़, बदफैली का इर्तिकाब करना, ये भी काफरों की आदात में से है और आखिरत में इस पर अफसोस करेंगे। सूरह हिजर की आयत नंबर 71 और 72 में अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि जब उनके पास फरिश्ते आए और वो इंसानी शक्ल में थे तो कौम ने उन्हें देखकर ये समझा कि ये नौजवान लड़के खूबसूरत आ गए हैं, अब हम अपनी हवस का इन्हें निशाना बनाएंगे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे इल्तिजा की, उनसे कहा, गुजारिश की कि क़ाला हाउलाई बनाती इन कुन्तुम फ़ाइलीन, अगर तुम निकाह करने वाले हो तो ये मेरी कौम की बेटियां हैं, इनके साथ आप निकाह करें और जायज़ तरीके से अपनी ज़रूरत को पूरा करें। लेकिन वो चूँकि बदफैली के मुर्तकिब लोग थे और बदफैली के आदी लोग थे, उनकी ये बुरी खसलत और आदत उनमें पाई जाती थी, तो वो इससे बाज नहीं आए। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो जो फरिश्ते थे उनके की तरफ वो बुरी निगाह लेकर या बुरे इरादे से आए तो सही, लेकिन ज़ाहिर है वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे और अल्लाह ताला ने उन्हें उन लोगों को हलाक और बर्बाद कर दिया और उनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई गई। इसी तरह छठा सबब जो है काफरों की हसरत का ये भी है और उनकी एक बुरी आदत ये भी है कि वो दीन का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं और दीन का इस्तेहज़ा करते हैं। सूरह हिजर की आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, कि हम इस्तेहज़ा करने वालों के लिए आपकी तरफ से काफ़ी हैं, यानी हम उन्हें देख लेंगे। और इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ये अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी गई कि आप परेशान ना हो, हम इनके लिए काफ़ी हैं, इनका हम बंदोबस्त कर लेंगे। और सातवां सबब जो है उनकी बुरी आदत और हसरत का सबब जो है वो शिर्क का इर्तिकाब करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ औरों को माबूद बनाना, इलाह बनाना, और ये कायनात का सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा जुर्म है। सूरह हिजर की आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यजअलून मअल्लाहि इलाहन आखर, वो लोग जो अल्लाह के साथ और माबूद बनाते हैं, फसौफ यअलमून, अनकरीब ये जान लेंगे। और आठवां जुर्म उनका इस शिर्क की एक सूरत ये भी थी कि फरिश्तों को रब की बेटियां करार देते थे। सूरह नहल की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयजअलून लिल्लाहिल बनात, वो अल्लाह के लिए बेटियां मुकर्रर करते हैं, सुब्हानहू, वो पाक है, वलहुम मा यश्तहून, और वो अपने लिए वो पसंद करते हैं जो वो चाहते हैं। यानी अपने लिए तो बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह के लिए बेटियां मुकर्रर करते हैं, हालांकि अल्लाह बेटों से, बेटियों से, हर चीज़ से पाक है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मेरा रब तो अकेला है, तन्हा है, ना उसकी औलाद है, ना उसकी बीवी है, ना उसके वालिदैन हैं, और ना ही वो औलाद की कमज़ोरियों वाला है, बल्कि वो तो हर ऐब से पाक है और वो अकेला ही खालिक और मालिक है। और नौवीं बुरी आदत उन लोगों में ये थी कि वो अपने लिए बेटियों को पसंद नहीं करते थे। जब उनमें से किसी को बेटी की खबर दी जाती थी तो उसका चेहरा जो है वो लटक जाता था और वो परेशान होता था। और सूरह नहल की आयत नंबर 58 और 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिलउन्सा, कि उनमें से जब किसी को बेटी की खबर दी जाती है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है, वह हुआ कज़ीम, और वो गुस्से से भर जाता है।